आजकल ना एक बहुत ही अजीब सी चीज नोटिस की है मैंने। मतलब आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी विडंबना कह लीजिए इसको। हम सब शांति ढूंढ रहे हैं, खुशी ढूंढ रहे हैं, है ना। लेकिन उसे पाने के लिए हम इतनी तेजी से भाग रहे हैं कि असल में हम खुद को ही थका रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और ये ऐसा लगता है जैसे जैसे हम सब किसी ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं। एग्जैक्टली एक ट्रेडमिल जिसकी स्पीड बस लगातार बढ़ती ही जा रही है। और सबसे मजेदार बात यह है कि वहां कोई फिनिश लाइन है ही नहीं। हम खुशियों के पीछे जितना तेज भागते हैं वो उतनी ही दूर जाती महसूस होती हैं। सही कहा। और इस अंधी दौड़ का नतीजा क्या होता है कि बाहरी दुनिया में मतलब सब कुछ हासिल कर लेने के बाद भी इंसान के भीतर एक बहुत गहरा खालीपन रह जाता है। तो आज की इस डीप डाइव चर्चा में हम इसी पैराडॉक्स को, इसी विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे। जी। और इसके लिए आज हमने द आर्किटेक्चर ऑफ इनर पीस से जुड़े आर्टिकल्स, कुछ रिसर्च पेपर्स और नोट्स का एक पूरा स्टैक लिया है। बिल्कुल। और इस डीप डाइव का हमारा जो मेन मिशन है ना, वो ये समझना है कि ये जो भविष्य में कुछ बनने की दौड़ है, जिसे सोर्सेज में बिकमिंग कहा गया है, और वर्तमान में सिर्फ होने की जो अवस्था है यानी बीइंग, इन दोनों के बीच असल में फर्क क्या है। बिकमिंग और बीइंग, राइट। हाँ, और उससे भी जरूरी बात यह है कि ये अंतर किस तरह हमारी जिंदगी में सच्ची सफलता को डिफाइन करता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि ये जो फर्क है ना, ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल आइडिया नहीं है। आज के नोट्स पढ़ते हुए एक बात बहुत क्लियर हो गई मुझे कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं है। मतलब ऑफिस, सोसाइटी या इकोनॉमी से भी बड़ी लड़ाई हमारे अपने माइंड के अंदर चल रही है। सही बात है। अगर आपका माइंड शांत नहीं है ना, तो आप चाहे दुनिया के सबसे खूबसूरत रिजॉर्ट में बैठे हो, वो भी किसी सजा जैसा लग सकता है। ओह बिल्कुल। और अगर माइंड शांत है तो इंसान भारी मुश्किलों के बीच भी एकदम स्टेबल रह सकता है। अब इसको थोड़ा डीपली समझने के लिए ना हमें ह्यूमन ब्रेन की बेसिक वायरिंग को देखना पड़ेगा। अगर हम एक एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारा दिमाग खुश रहने के लिए या शांति महसूस करने के लिए डिजाइन किया ही नहीं गया है। वेट, क्या खुश रहने के लिए नहीं बना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिमाग असल में एक सर्वाइवल मशीन है। इसका काम है हमें जिंदा रखना। तो ये लगातार पोटेंशियल खतरों के बारे में सोचता रहता है, क्या गलत हो सकता है, ये इसकी डिफॉल्ट सेटिंग है। ओह वाओ, इसीलिए हम हमेशा फ्यूचर की टेंशन लेते रहते हैं। एग्जैक्टली। और यही कारण है कि इंसान हमेशा खुशी को बाहरी चीजों में ढूंढता है, जैसे पैसा हो गया, स्टेटस या दूसरों से मिलने वाली तारीफ। हमें लगता है कि अगर ये बाहरी सिक्योरिटी मिल गई तो अंदर शांति आ जाएगी। लेकिन आज के सोर्सेज बहुत क्लियर करते हैं कि ये एक बहुत बड़ा इल्यूजन है, एक भ्रम है। बिल्कुल, सच्ची शांति का निर्माण तो बाहर हो ही नहीं सकता ना। और इस भ्रम को क्लियर करने के लिए ना सोर्सेज में एक बहुत ही बढ़िया एनालॉजी दी गई है। माइंड का कंपैरिजन पानी से किया गया है। हाँ, वाटर एनालॉजी, ये मेरी फेवरेट है ना। मतलब जब पानी में लगातार लहरें उठ रही हों या वो अशांत हो तो उसमें कुछ भी क्लियर नहीं दिखता। और हमारा दिमाग जब लगातार इस उद्भेद बुन में रहता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो बनना है, तो हम अपना असली रूप देख ही नहीं पाते। सही कहा। पानी शांत होता है तभी रिफ्लेक्शन क्लियर होता है। और इसी के साथ सोर्सेज में एक और बहुत खूबसूरत कंपैरिजन है थॉट्स और स्काई का। हाँ, वो क्लाउड्स वाला। हाँ, मतलब हमारे जो विचार है ना, वो आसमान में उड़ने वाले बादलों की तरह हैं। वो बस आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन इंसान का जो ट्रू सेल्फ है, जो उसकी मूल प्रकृति है, वो उस स्थिर आकाश की तरह है, जो बादलों के आने जाने से चेंज नहीं होता। एग्जैक्टली। आकाश हमेशा वही रहता है, चाहे मौसम कैसा भी हो, आंधी आए, बारिश हो, आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर इंसान वाकई वो असीम और स्टेबल आकाश है, हाँ। तो मेरे दिमाग में एक बहुत प्रैक्टिकल सा सवाल आता है। हाँ, पूछिए। आज के टाइम में हमारे थॉट्स एक कभी ना खत्म होने वाली सोशल मीडिया फीड की तरह बन गए। दिमाग में एक के बाद एक चिंता स्क्रॉल होती रहती है। अगर हम आकाश हैं तो हम इन बादलों से, मेरा मतलब है इस अपनी ही बनाई फीड से, इतने डीपली इफेक्ट क्यों हो जाते हैं? एक छोटी सी नेगेटिव चीज पूरे दिन का मूड कैसे खराब कर देती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, प्रॉब्लम वो रियलिटी या वो घटना नहीं होती जो आपके साथ हुई। प्रॉब्लम ये होती है कि उस रियलिटी के इर्द गिर्द हमारा दिमाग क्या कहानी बुन रहा है। कहानी बन रहा है मतलब? हाँ, जब कोई चीज होती है वो बस एक पल का फैक्ट होता है। असली दुख वहां से शुरू होता है जब आपका माइंड उस फैक्ट को लेकर एक पूरी स्क्रिप्ट लिख देता है,
न्यूरोलॉजी में इसको प्रिडिक्शन एरर या मेंटल सिमुलेशन कहते हैं। जैसे दिमाग अपने आप सोचने लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। बिल्कुल, ये कितना अनफेयर है, अगर आगे भी ऐसा हुआ तो क्या होगा। इंसान उस एक सेकंड की असलियत से नहीं डरता, वो अपनी इस इमेजिनरी स्क्रिप्ट से डरता है और वही उसको दुख देती है। मतलब हम घटनाओं के नहीं, अपनी ही बनाई हुई इन कहानियों के हॉस्टेज बन गए हैं। सही कहा। तो आज का जो सोर्स मटेरियल है वो इस जाल से निकलने के लिए एक कॉन्सेप्ट पर बहुत जोर देता है, लेटिंग गो की कला, यानी छोड़ देना। लेकिन ये काम कैसे करता है? हम अपनी ही स्क्रिप्ट को कैसे छोड़ सकते हैं? देखिए, लेटिंग गो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अपने हाथों से फिजिकली उठाकर फेंक देते हैं, है ना? ये एक मेंटल शिफ्ट है। साइकोलॉजी में एक टर्म है कॉग्निटिव फ्यूजन। कॉग्निटिव फ्यूजन ये क्या होता है? इसका मतलब है जब कोई इंसान अपने थॉट्स के साथ इतना ज्यादा जुड़ जाता है, इतना फ्यूज हो जाता है कि उसे लगता है मैं ही मेरा थॉट हूं। वो अपनी आइडेंटिटी और अपने विचार का अंतर भूल जाता है। मुक्ति तब मिलती है जब आपको ये समझ आता है कि जिसे आप कस के पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कोई रिश्ता हो, गुस्सा हो या फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस, वो सब लगातार बदल रहा है। राइट, क्योंकि चेंज ही इस दुनिया का एकमात्र परमानेंट रूल है। एग्जैक्टली। हम इन एक्सपेक्टेशंस को इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि हमें लगता है इनमें सिक्योरिटी है, पर अल्टीमेटली वही हमें बांध लेती हैं। सही बात है। वैसे इन नोट्स में एक इंसल्ट की थ्योरी भी मेंशन की गई है, जो इसी बात को काफी आसान और प्रैक्टिकल तरीके से समझाती है। ये थ्योरी कहती है कि अगर कोई आपका अपमान करता है तो वो अपमान तब तक आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक आप उसे एक्सेप्ट ना करें। हाँ, पार्सल वाली एनालॉजी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कोई एक पार्सल आपके घर लेके आए और आप डिलीवरी लेने से सीधा मना कर दें, तो पार्सल किसके पास जाएगा? वापस उसी के हाथों में जो उसे लाया था। ये रिएक्ट ना करने की एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल टेक्निक है। जब कोई अपमान भरे शब्द कहता है ना, तो असल में वो अपनी खुद की इनर टर्मोइल, अपनी इनसिक्योरिटीज और अपने इंटरनल दर्द को बाहर निकाल रहा होता है। वो आपसे नहीं, खुद से लड़ रहा होता है। बिल्कुल। अगर आपने उस अपमान को एक्सेप्ट कर लिया तो उसका मतलब है कि आपने उसकी इनसिक्योरिटी को अपना बना लिया। लेकिन अगर आप रिएक्ट ना करें, बस एक ऑब्जर्वर की तरह उसे देखें, तो वो नेगेटिव एनर्जी आप तक पहुंच ही नहीं पाती, वो बाउंस बैक हो जाती है। ये समझने में तो बहुत लॉजिकल है, लेकिन यहाँ मुझे काफी बड़ा डाउट है। पूछिए। अगर हम सब कुछ छोड़ दें, मतलब लेट गो कर दें, किसी चीज को कस के ना पकड़ें, इंसल्ट पर कोई रिएक्शन ना दें, तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमें परवाह करना ही छोड़ देना चाहिए? मेरा मतलब है, क्या इस प्रोसेस में इंसान बिल्कुल नम और कंप्लीटली इमोशनलेस नहीं हो जाएगा? मैं समझ सकती हूँ आप ये क्यों पूछ रहे हैं। ये एक बहुत आम मिसअंडरस्टैंडिंग है। हमें लगता है डिटैचमेंट या छोड़ देने का मतलब एपैथी है या फिर उदासीन हो जाना, लेकिन सोर्सेज इस डिफरेंस को काफी गहराई से क्लियर करते हैं। सब कुछ छोड़ देने का मतलब परवाह छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है बिना अटैचमेंट के परवाह करना। बिना अटैचमेंट के परवाह करना, ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है। इससे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अप्लाई करेंगे? इसे ऐसे देखिए, आप कोई भी काम कर रहे हैं उसे पूरी ईमानदारी और पैशन के साथ कीजिए, लेकिन उस काम का रिजल्ट क्या होगा, उस रिजल्ट की एंग्जाइटी से खुद को मत बांधिए। होता क्या है ना, जब इंसान अपने इमोशंस को ही अपनी पहचान मान लेता है तो वो कहता है मैं गुस्सा हूं या मैं डरा हुआ हूं। हाँ, हम अक्सर यही बोलते हैं। जबकि सोर्स हमें सिखाता है कि आप अपने इमोशंस नहीं हैं। इमोशंस तो बस आपके बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शंस हैं जो आते और जाते हैं। आप वो अवेयरनेस है, वो जागरूकता है जो उस गुस्से या डर को देख रही है। ओह, तो जब मैं उस अवेयरनेस वाले जोन में रहकर काम करता हूं तो मैं नंब नहीं होता। एग्जैक्टली, बल्कि आप और ज्यादा क्लियर और ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, क्योंकि अब आप किसी डर या गुस्से के प्रेशर में आकर ब्लाइंड रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, आप सोच समझकर एक्ट कर रहे हैं। ये आइडिया तो आज के हमारे इस चर्चा के मेन फोकस से सीधा जुड़ता है। बिकमिंग वर्सेस बीइंग, बनना बनाम होना। आजकल हमारी पूरी सोसाइटी ही कुछ बनने की फाउंडेशन पर खड़ी है ना? बिल्कुल, हर किसी को कुछ ना कुछ बनना है, अमीर बनना है, सक्सेसफुल बनना है, स्टेटस चाहिए। हाँ, ऐसा लगता है जैसे हर कोई अपने ही फ्यूचर के किसी अपग्रेडेड वर्जन का पीछा कर रहा है कि जब वो वाला वर्जन बन जाऊंगा तब लाइफ सेट है। और यही वजह है कि ये दौड़ कभी सच्ची सेटिस्फैक्शन नहीं देती, क्योंकि कुछ बनना या बिकमिंग हमेशा फ्यूचर से जुड़ा होता है।
जब तक आपको अपना टारगेट नहीं मिलता, आप खुद को अधूरा मानते हैं। मैं अभी पूरा नहीं हूं, ये फीलिंग रहती है। और जैसी टारगेट मिलता है, जैसे ही मिलता है, दिमाग तुरंत एक नया टारगेट सेट कर देता है। हाँ, वही भागते रहो वाली चीज। हाँ, लेकिन सोर्स हमें एक कड़ी रियलिटी याद दिलाता है। आपका पास्ट क्या है? वो बस आपके दिमाग में एक मेमोरी है जो जा चुकी है। और फ्यूचर क्या है? वो सिर्फ एक इमेजिनेशन है, वो अभी तक आया ही नहीं है। सच्चाई तो बस ये एक पल है, ये प्रेजेंट मोमेंट। रियलिटी सिर्फ यही है। इससे अगर हम आज के मॉडर्न लाइफ के पर्सपेक्टिव में सोचे ना, हाँ, तो जैसे आपने लिंक्डइन ओपन किया, ओ क्लासिक एग्जाम्पल। हाँ, वहां किसी दोस्त की प्रमोशन की पोस्ट देखी, हाँ, और तुरंत अंदर एक डीप बेचैनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। अब ध्यान से देखें तो ये बेचैनी इसलिए नहीं है कि इस वर्तमान पल में मेरे पास किसी चीज की कमी है, मैं आराम से बैठा हूं। हाँ, लेकिन ये बेचैनी उस फ्यूचर के खतरे में पड़ने की वजह से है जो मैंने अपने दिमाग में इमेजिन किया था कि मुझे सक्सेसफुल बनना था, हाँ। और उसकी सक्सेस देखकर लग रहा है मेरा बनना अब डेंजर में है। एग्जैक्टली यही बिकमिंग का इल्यूजन है जो सारा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस पैदा करता है। और इसके ऑपोजिट बीइंग या होने की आर्ट क्या सिखाती है कि इस प्रेजेंट मोमेंट में जो कुछ भी है वही कंप्लीट है। सोर्स यहाँ एक बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है कि जब आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाइए, जब आप चल रहे हैं तो सिर्फ चलिए। साउंड तो आसान करता है, लेकिन सच बताना, न्यूरोलॉजी के हिसाब से ये इतना मुश्किल क्यों है? क्यों हम सिर्फ खाना नहीं खा पाते बिना मोबाइल के? क्योंकि हमारे दिमाग में एक डिफॉल्ट मोड नेटवर्क होता है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क? हाँ, जब हमारा फोकस किसी काम पर पूरी तरह से नहीं होता ना, तो हमारा दिमाग ऑटो पायलट पर चला जाता है और टाइम ट्रैवल करने लगता है। वो या तो पास्ट के पछतावे ढूंढने लगेगा कि मैंने वहां ऐसी गलती क्यों की, या फ्यूचर की टेंशन लेगा। तो बीइंग का सिंपल सा मतलब है इस मेंटल टाइम मशीन का स्विच ऑफ करना। बिल्कुल। और पूरी तरह प्रेजेंट में वापस आना। लेकिन यहाँ ना एक काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है जो काफी लोग सोचते भी हैं। हाँ, बताइए। अगर हर इंसान बस प्रेजेंट में होने पर फोकस करे और फ्यूचर में कुछ बनने का सोचे ही ना, तो क्या एम्बिशन खत्म नहीं हो जाएगा? हमारी प्रोग्रेस तो रुक जाएगी ना। अगर फ्यूचर का कोई एम ही नहीं है तो दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी? ये आमतौर पर तब सोचा जाता है जब हम प्रोग्रेस या विकास को हमेशा स्ट्रगल या कंपटीशन के चश्मे से देखते हैं। लेकिन इस डाउट को क्लियर करने के लिए सॉस एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल देता है, एक फूल का रूपक। एक फूल का? हाँ, जरा सोचिए, एक जंगल में फूल खिल रहा है। वो फूल कभी भी अपने बगल वाले फूल से compete नहीं करता। वो ये नहीं सोचता कि मुझे उस गुलाब से ज्यादा लाल दिखना है या चमेली से ज्यादा खुशबू देनी है। सही बात है। वो बस अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ खिलता है। एग्जैक्ट पॉइंट। और यही बात इंसानों पर भी अप्लाई होती है। बीइंग या होने की स्टेट में काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप इनएक्टिव या आलसी हो जाएं। इसका मतलब है कि आपका जो डेवलपमेंट है वो एक नेचुरल एक्सप्रेशन बन जाता है, किसी अंधी दौड़ का हिस्सा नहीं। हाँ, मतलब जब काम आप दूसरों से बेहतर दिखने के लिए नहीं बल्कि खुद की पूरी पोटेंशियल को जीने के लिए कर रहे हैं, तो उसमें वो टॉक्सिक टेंशन नहीं होती। हाँ, बनने की होड़ हमेशा कंपैरिजन और जेलसी ही लाती है। सोर्स बड़ा क्लियरली बोलता है कि सच्ची सफलता इसमें नहीं है कि आपका बैंक बैलेंस कितना बड़ा है या दुनिया ने आपको कौन सा मेडल पहनाया है। तो ट्रू सक्सेस की डेफिनेशन क्या हुई फिर? सच्ची सफलता इस बात में है कि एक इंसान का माइंड कितना शांत है, उसका दिल कितना दयालु है और उसने अपने प्रेजेंट मोमेंट को कितनी अवेयरनेस के साथ जिया है। एक शांत माइंड और दयालु दिल, सुनने में ये बहुत आइडियल सिचुएशन लगती है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखें तो दुनिया अक्सर बहुत हार्श और कड़वाहट से भरी होती है। जहां हर तरफ लोग अपने फायदे के लिए भाग रहे हों, वहां इंसान इस शांति और करुणा को कैसे संभाल कर रखे? सोर्स इसका क्या जवाब देता है? इसका जवाब है क्षमा, यानी फॉरगिवनेस, माफ कर देना, क्षमा। लेकिन सोसाइटी में तो अक्सर माफ करने वाले को कमजोर समझा जाता है ना? एग्जैक्टली। और सोर्सेस बहुत बड़े मिथ को तोड़ता है। लोगों को लगता है कि जिसने माफ किया वो हार गया। लेकिन अगर हम इसे साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल लेवल पर देखें तो गुस्सा और नफरत बॉडी के लिए सच में डिस्ट्रक्टिव है। वो कैसे? जब आप लंबे टाइम तक किसी के लिए गुस्सा पाल कर रखते हैं